नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, रुपौली विधानसभा का चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी बैकफुट पे दिख रही है और कुछ ही दिनों बाद जल्द ही हो सकता है घोषणा होगी, जहां 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इन चारों में 3 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास और 1 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है। इन 3 सीटों पर लाज बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी उसकी हो सकती है प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो क्या है इन चारों सीटों का समीकरण और एनडीए की तैयारी क्या है, आरजेडी किस तरह से यहाँ पे तैयारी में लगी है, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए समझते हैं और बात करते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। रुपौली में तो करारी हार हो गई आरजेडी की और कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। अब आने वाले कुछ ही समयों में 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि उनके ही सांसद जो है वो उनके विधायक सांसद बन गए हैं और वो सीट खाली हो गई है। तो क्या तैयारियां हैं एनडीए का और इंडिया गठबंधन का? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि वो 4 सीट कौन है जहाँ पे चुनाव होने हैं। उपचुनाव की तैयारी चल रही है। वो सीट है बेलागंज, वो सीट है इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव जो विधायक थे वहाँ के, वो जहानाबाद से चुनाव जीतकर एमपी बन चुके हैं, इसलिए ये सीट खाली हुई है, यहाँ चुनाव होने हैं। इमामगंज से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री विधायक थे, उनकी सीट खाली हो चुकी है क्योंकि वो गया से हम के टिकट पर चुनाव लड़के वो एमपी बन चुके हैं, अब केंद्र में मंत्री भी हैं। तीसरी सीट है रामगढ़, जहाँ से सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक थे, वे बक्सर से एमपी बन चुके हैं और उन्होंने रामगढ़ से इस्तीफा दे दिया है और इसलिए ये सीट खाली हो गई है। और चौथी सीट तरारी है, जहाँ से सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल के विधायक थे, वो आरा लोकसभा क्षेत्र से एमपी बन चुके हैं। तो बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी ये सीटें हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं। 2 सीटें गया का है, गया जिले में आता है, और 2 सीटें जो हैं वो आरा बक्सर इलाके का है, शाहबाद इलाके का। तो अब इन सीटों पर चुनाव होने, चुनाव की तैयारियों में जुटा एनडीए भी है और इंडिया भी है। अब देखिए कौन कौन सी सीटों पर सहमति बनी। दोनों पक्ष यहाँ चुनाव लड़ना चाहता था, तो जो समीकरण बने उन समीकरणों पर यदि आप ध्यान देंगे तो 3 सीट जो है इस पर आरजेडी के प्रत्याशी उतरेंगे और 1 सीट जो है वो माले के कार्यकर्ता माले के खाते में गया है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो यही समीकरण इंडिया गठबंधन में तय हुआ है, क्योंकि तीनों सीट पर सिटिंग एमएलए जो है वो मौजूद है। एक इमामगंज जो है वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी के जीतन राम मांझी वहाँ से हम के प्रत्याशी के थे, तो वो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी आरजेडी के दावेदारी इसलिए है कि सेकेंड नंबर पे आरजेडी ही थी। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तय हुआ है जिसमें रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज ये 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर भाजपा माले। अब सवाल ये उठता है कि आप ये पूछेंगे कि कौन सीट पर कौन से प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है, कौन विधायक बन सकते हैं, किसके नाम की चर्चा हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ जो है, रामगढ़ से नाता जो है वो जगदानंद सिंह का है। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ही पुत्र सुधाकर सिंह एमपी बन चुके हैं बक्सर से। तो उस जगह पे कौन, आप गेस कीजिए, परिवार का ही कोई होगा, सुधाकर सिंह का ही कोई होगा। हाँ, तो सुधाकर सिंह के जो भाई हैं अजीत सिंह, उनके नाम की चर्चा है कि ये जो रामगढ़ की सीट है, ये सीट जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जा सकती है। यहाँ से अजीत सिंह का सीट कंफर्म है, वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रामगढ़ का पूरा चुनावी समीकरण जगदानंद सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता है।
तो रामगढ़ में क्या होगा ये तय करने वाले कौन है? जगदानंद सिंह है। जगदानंद सिंह के एक पुत्र का वो सीट है जहाँ से वो विधायक थे। तो फिर अब वहाँ से जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो लड़ने वाले कौन है? तो अजीत सिंह है। तो ये आप मान लीजिए कि रामगढ़ का सीट कंफर्म है। आरजेडी से कोई प्रत्याशी होगा तो वो अजीत सिंह। दूसरा सीट बेलागंज की बात कर रहे थे। बेलागंज से कौन जीता? बेलागंज से जीते सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक थे। सुरेंद्र प्रसाद यादव के राजनीतिक इतिहास पर आप यदि नजर डालेंगे तो बेलागंज में उनसे प्रभावशाली नेता मिलना मुश्किल है, क्योंकि लगातार 7 बार वो वहां से विधायक रहे और 2 बार पहले भी विधायक रहे, यानी कि 9 बार जिस विधानसभा क्षेत्र से कोई जीतता हो, कोई विधायक हो, तो समझ सकते हैं आपके उस क्षेत्र में उसकी पकड़ क्या है। और जहानाबाद से वो अब जो है एमपी बन चुके हैं। तो पूरा प्रभाव जो है बेलागंज में सुरेंद्र यादव का है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार चर्चा जो है कि बेलागंज से जो कैंडिडेट होगा वो वही होगा जिसे सुरेंद्र यादव चाहेंगे। और सुरेंद्र यादव की चाहत है अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने का। और इसीलिए चर्चा है कि बेलागंज से इस बार विश्वनाथ यादव, जो कि सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वो आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो बेलागंज में इस बात की चर्चा है। वैसे 1-2 नाम और चल रहे हैं, जिसमें जितेंद्र कुमार का नाम चल रहा है, आफ्ताब आलम का भी नाम चल रहा है, लेकिन सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ प्रसाद यादव जो है इनकी दावेदारी मजबूत है। और मजबूत क्या, समझिए कि टिकट इनका कंफर्म है। जिस तरह से रामगढ़ में उनके भाई का कंफर्म है, उसी तरह बेलागंज में इनके बेटे का कंफर्म है। तो अब जो है ये 2 सीटों का तो आप समझ गए। इमामगंज आते हैं, तीसरा सीट जो आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ से जीतन राम मांझी हम के प्रत्याशी थे, विधायक थे, अब उन्होंने सीट खाली की है। तो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं ये जीतन राम मांझी के चिर प्रतिद्वंदी, पहले भी मुकाबला कर चुके हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जदयू के कद्दावर नेता रह चुके हैं, आरजेडी में अभी है। उनका नाम है उदय नारायण चौधरी। पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और जीतन राम मांझी से हार गए थे। इस बार भी ऐसा लगता है कि उदय नारायण चौधरी ही वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उनका नाम नंबर 1 पर आगे चल रहा है। अब आते हैं तरारी की। तरारी से सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल के विधायक रहे हैं और वो विधायक अब एमपी बन चुके हैं आरा से। माले एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है और माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि सुदामा प्रसाद के कोई रिलेटिव बनेंगे। यहाँ से माले का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। तो उस पर माले मंथन कर रही है कि कौन तरारी से विधायक हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 बार 15 में भी सुदामा प्रसाद यहाँ से विधायक थे और 20 का चुनाव भी सुदामा प्रसाद जीते हैं। और नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे जैसे दबंग प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हराए थे। और आरा में भी जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े, आरके सिंह जैसे कद्दावर नेता को चुनावी बाजी में हारा दी। सुदामा प्रसाद देखने में और प्रोफाइल में भले ही छोटे लगते हों, लेकिन वो काम जो है वो बड़े बड़े करते हैं। हराने का काम वो हमेशा बाहुबलियों को और दबंगों को किया है। उन्होंने सुनील पांडे की पत्नी को हराया था पिछला चुनाव जो 15 का था। 20 में उन्होंने खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुनील पांडे चुनावी मैदान में थे, उनको पराजित किया। अब जो है आरके सिंह को पराजित कर दिया है। तो ये 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर आरजेडी के संभावित प्रत्याशी यही हैं। अब देखिए इन 4 सीटों पर आरजेडी की प्रतिष्ठा कैसे दांव पर लगी। दांव पर इसलिए लगी है कि 3 सीटें जो, इसमें से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का ही कब्जा है। जैसे बेलागंज से आरजेडी के विधायक, रामगढ़ से आरजेडी के विधायक और जो तरारी है यहाँ से सीपीआई एमएल के विधायक। तो ये 3 सीट उन्हें है, यानी कि इनको पाना है
इनको खोना है बीजेपी के पास या जनता दल यू के पास, इसमें खोने पाने के लिए और हम के पास महज एक सीट है, वो है इमामगंज, जहाँ से जीतन राम मांझी विधायक। तो अब देखना ये है कि आरजेडी अपने मेहनत के बल पर, अपने प्रत्याशियों के बल पर ये सीट निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती। मामला क्या होता है, या बीजेपी जदयू गठबंधन उसे छीन लेती है, क्योंकि बीजेपी और जदयू गठबंधन में भी इस सीट को लेकर मंथन चल रहा है और इस मंथन के बाद ही एक फॉर्मूला तय हुआ है कि बेलागंज से जनता दल यू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उसी बेलागंज से अभय कुशवाहा पिछला चुनाव लड़े थे और सुरेंद्र प्रसाद यादव हरा दिए थे। अभय कुशवाहा कौन है? अभय कुशवाहा वही है जो अभी आरजेडी से औरंगाबाद के सांसद हैं। जनता दल यू छोड़ के आरजेडी में गए और वो जीत गए था। अब समझिए कि जो सुरेंद्र यादव के खिलाफ लड़े थे वो भी अभी आरजेडी में। तो जनता दल यू को यहाँ नया प्रत्याशी देना है, तो जनता दल यू का प्रत्याशी कौन होता है ये देखना है। इमामगंज से हम चुनाव लड़ेगी ये तय हो गया है, और बीजेपी 2 सीटों से चुनाव लड़ेगी, रामगढ़ और तरारी। रामगढ़ से बीजेपी को प्रत्याशी देना है सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह के खिलाफ, और तरारी से बीजेपी को अपना कैंडिडेट उतारना है। पिछले बार के चुनाव में यहाँ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन नरेंद्र पांडे, सुनील पांडे जो यहाँ से विधायक 10 के पहले रहे हैं कई बार, वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और सेकंड स्थिति उन्हीं की रही, दूसरे नंबर पर वही रहे और वो चुनाव हार गए। तो अभी वो जनता दल यू में नहीं है, वो लोजपा में उनका संपर्क बताया जाता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में एनडीए क्या करेगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ने से मानने वाले नहीं हैं। वो एक दबंग छवि के नेता माने जाते हैं, उनका आला इलाके में पूरा बोलबाला है। तो ऐसी स्थिति में सुनील पांडे को कैसे बीजेपी एडजस्ट करती है, बीजेपी के कोटे में सीट लिया है, तो क्या सुनील पांडे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या लोजपा को ये अंत में सीट चला जाएगा, या क्या होगा, कोई दूसरा नया प्रत्याशी होगा। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने आजमाया था और उसमें फेल हो गई थी। इस बार क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और चुनाव के बारे में कोई चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी नहीं निकाली है। तो अब लेकिन क्षेत्र में चर्चा है और क्षेत्र में तरह तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन चारों क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। तो चुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन मंथन का दौर शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एड़ी चोटी एक करने में लग गई है। तो जैसे ही घोषणा होती है और परिणाम क्या होता है वो सब आपके सामने होगा। आप इंतजार कीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।